हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 9वीं के गणित भाग 1 में हम दूसरा पाठ पढ़ रहे थे वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं में हम लोग परिमेय संख्याओं का गुणधर्म पढ़ चुके हैं। अब हम अपरिमेय संख्याओं का गुणधर्म पढ़ेंगे। परिमेय संख्या हम लोगों ने देखा था p/q के रूप में होता था, जिसमें q नॉट इक्वल टू 0। लेकिन अब अपरिमेय संख्या क्या है, उसके गुणधर्म क्या है, तो हमें अब यहाँ पर पढ़ना है अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या। अपरिमेय संख्या असल में क्या होती है कि अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। ऐसी संख्याएं जो परिमेय नहीं हैं वे अपरिमेय संख्याएं होती हैं। हम ऐसे कह सकते हैं एक अपरिमेय संख्या जो भिन्न के रूप में दर्शाया नहीं जा सकता, भिन्न यानी p/q के रूप में ना। तो यहाँ पर जो है यहाँ ये जो अपरिमेय संख्या, इसमें जैसे करनी में 2 है, करनी में 3, करनी में 5, मतलब जिनका पूरा वर्गमूल नहीं होता, वे संख्याएं भिन्न के रूप में नहीं दर्शा पा रहे, तो ऐसी संख्याओं का हम अपरिमेय संख्याओं के अंतर्गत इनके उदाहरण आएंगे। अब ध्यान देना, यहाँ पे करनी में 2 यानी 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, करनी में 3 इसका वर्गमूल, लेकिन देखो करनी में 4, तो जो करनी में 4 है, कभी कभी क्वेश्चन आएगा ये कौन सी संख्या है, परिमेय है कि अपरिमेय। तो यहाँ पे देखो करनी में 4 का वर्गमूल कितना है, 2, इसका मतलब ये परिमेय है। ठीक है, करनी में 2, करनी में 3 अपरिमेय है। क्यों? क्योंकि इनका वर्गमूल नहीं निकल रहा, मगर करनी में 4 का वर्गमूल है। फिर जैसे करनी में 5 है, इसका वर्गमूल भी नहीं निकल रहा है, इसका मतलब यह अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या की हम जो है परिभाषा अगर देखें तो हम क्या कहेंगे, अनावसनीय या अनावसानी यानी अखंडित अनावर्ती। याद रखना, हमने परिमेय में पढ़ा था अखंडित आवर्ती, वहाँ पर मैं तुम लोगों को वीडियो में बताई थी अखंडित आवर्ती। ये परिमेय संख्या में मतलब जिसमें जैसे 1.3 यानी 3 बार आ रहा है, या 2.13 बार, तो यानी बार लग रहा ऊपर, यानी वही संख्या रिपीट होती है, तो अखंडित आवर्ती हुआ, तो परिमेय हुआ। लेकिन यहाँ पे शब्द का क्या यूज़ हुआ, अखंडित अनावर्ती दशमलव, यानी अखंडित अनावर्ती दशमलव रूप वाली संख्या को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या की परिभाषा लिखनी हुई तो क्या बोलोगे, अनावसानी या अखंडित अनावर्ती दशमलव के रूप में रूप वाली संख्या अपरिमेय संख्या होती है। ये अखंडित आवर्ती है। अखंडित आवर्ती मतलब वही संख्या, जैसे मान लो 1/3 यानी क्या हुआ, 0.33333 वही आ रहा है, यानी 0.3, तो ये अखंडित आवर्ती हुआ। लेकिन अगर मान लो कोई संख्या जैसे हमने किसी को भाग दिया, तो हर बार तुम्हारे जो आंसर्स हैं वो पॉइंट में, मतलब एंड भी नहीं हो रहा है, 0 भी शेषफल नहीं आ रहा है। अगर शेषफल 0 आया तो खंडित हुआ ना, लेकिन शेषफल 0 भी नहीं आ रहा है, और कोई भी एक संख्या जो रिपीट में बार बार हर बार अलग संख्या आती चली जा रही है, तो हम उसको कहेंगे अपरिमेय संख्या, अखंडित अनावर्ती दशमलव रूप वाली अपरिमेय संख्या। कुछ प्रचलित अपरिमेय संख्या हैं जिसको हम कहते हैं पाई। पाई के बारे में तुम लोग भी जानते हो, ये देखो ये पाई है। पाई एक बहुत ही प्रचलित अपरिमेय संख्या है। इसका मान एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास पर निर्भर होता है। हम लोगों ने देखो एक अलजेब्रा का एक प्रैक्टिकल किया था, उसमें हमने निकाले थे, हमको परिधि मतलब वो जो तार दिया था, उसकी लंबाई दी थी, उसके आधार पे हम लोगों ने वृत्त की परिधि और वृत्त का व्यास निकाले थे, उसका अनुपात निकाले थे, तो हर बार आंसर हमको 3.14 या 22/7 मिला था। तो ये वही है ना, पाई का मान है 3.14 या 22/7। तो ये एक्चुअली पाई क्या है, ये हम लोग 8वीं में भी पढ़े हैं। पाई है वृत्त की परिधि और उसके व्यास के जो है अनुपात के बराबर होता है। देखो वृत्त की परिधि क्या है, 2πr, और वृत्त का व्यास क्या है, 2r, यानी r का दुगना हुआ ना, तो देखो r और r कट गया, 2 और 2 कट गया, क्या बचा, पाई। यानी वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात के बराबर होता है, तो उसका अनुपात है ना ये। और पाई का मान हम क्या बोलते हैं, 22/7 या 3.14 तक ही हम लेते हैं। ऐसे तो ये आगे आगे कंटिन्यू आते जाता है, लेकिन हम लोग कहाँ तक लेते हैं, 3.14। हम लोग ये मान कहाँ तक लेते हैं, 3.14। तो पाई भी एक प्रकार की अपरिमेय संख्या है। और भी अपरिमेय संख्याएं हैं, लेकिन यहाँ पर हमको पाई के बारे में दिया है।
फिर उसके बाद आया वास्तविक संख्याओं के क्रम संबंध में गुणधर्म। जो वास्तविक संख्याएं हैं उसके क्रम संबंध में क्या गुणधर्म है। पहला, या तो संख्या दोनों अगर मान लो 2a और b दो वास्तविक संख्याएं, या तो दोनों बराबर होंगी या एक संख्या छोटी एक संख्या बड़ी होगी। मतलब या तो a b से छोटा होगा या a b से बड़ा होगा या a b के बराबर होगा, यानी कि ये क्रम संबंध होगा। लेकिन अगर a b से छोटा, मान लो तुम्हारे पास 3 संख्या है a b और c, क्या बोला है कि यदि a b से छोटा है और b c से छोटा है तो a भी c से छोटा होगा। ठीक है, जैसे मान लो तुम्हारे पास संख्या दी गई है 11 और संख्या दी गई 25, यानी 11 25 से छोटा है। और मान लो एक संख्या और दी गई है 46, तो 25 देखो 46 से छोटा, तो 11 भी 46 से छोटा होगा। ठीक है, तो यानी कि ये दूसरा गुणधर्म हुआ। तीसरा गुणधर्म क्या बोला कि यदि a b से छोटा है तो हम यदि a में कोई संख्या जोड़ते हैं b में वही सेम संख्या अगर हम a में जोड़े और b में जोड़े तो इसका योगफल इसके योगफल से छोटा ही होगा। मतलब अगर मान लो तुमको a b से छोटा बोला है, जैसे मान लो 2 3 से छोटा है, मान लो एक तीसरी संख्या c है जो कि मान लो 5 है, तो यानी क्या बोला a + c यानी 2 + 5, और यहाँ पे क्या होगा 3 + 5 यानी 2 + 5 कितना हुआ 7, 3 + 5 कितना हुआ 8। देखो 7 8 से छोटा, यानी कि इनका योगफल भी छोटा ही होगा। ठीक है, उसके बाद चौथा गुणधर्म कि यदि a b से छोटा है और c 0 से बड़ा है, ध्यान देना c 0 से बड़ा, 0 से बड़ा मतलब धनात्मक संख्या। देखो ये तुम्हारी संख्या रेखा 0 है, तो 0 से बड़ी संख्या प्लस में है और 0 से छोटी संख्या वो माइनस में होती है। तो यदि a b से छोटा है और एक कोई संख्या है c जो कि 0 से बड़ी यानी प्लस में है, तो AC इनका गुणनफल भी क्या होगा AC BC से छोटा होगा। गुणनफल यहाँ पर हमने तीसरे में जोड़ना देखा था, यहाँ पे गुणा करना। जैसे मान लो 2 3 से छोटा है हमने लिया था ना, और C हमने क्या लिया था 5 लिया था। इसका मतलब 2 × 5 और 3 × 5 कितना है, देखो 2 × 5 10, 3 × 5 कितना हुआ 15, यानी कि 10 भी 15 से छोटा है। ये गुणधर्म। उसमें एक और आगे दिया है सेम चीज़ कि यदि a b से छोटा है और c 0 से छोटा, यहाँ पे देखो हमने c 0 से बड़ा लिया था ना, यहाँ c 0 से छोटा है तो इनका गुणनफल तब बड़ा हो जाएगा, AC जो है BC से बड़ा हो जाएगा। सेम अभी यही ले लेते हैं, देखो 2 3 से छोटा है और यहाँ पे c जो है देखो 0 से छोटा, तो यहाँ पे मैं बताई थी ना 0 से छोटा जो संख्या वो माइनस हुई, तो हम क्या करेंगे -5 ले लेते हैं। हमने इसके पहले वाले उदाहरण में +5 लेते हैं -5, तो देखो 2 × -5 3 × -5, तो 2 × -5 कितना हुआ -10 और -15। तुम्हें पता है ना कि जब माइनस लग जाता है तब छोटी संख्या बड़ी हो जाती है, तो देखो -10 क्या होगा -15 से बड़ा हो गया। ये गुणधर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली देखा जाए तो ये चौथा और इसको 5वां तुम लोग ऐसे करके लिखना कि यदि a b से छोटा है और c 0 से छोटा है तो AC > BC, यानी जिस तरफ मुंह खुला है उस तरफ की संख्या बड़ी है और जिस तरफ मुंह बंद है उस तरफ की संख्या छोटी है। देखो तुम लोग छोटा सा चॉकलेट धीरे से क्लास में खा लेते हो मुंह बंद करके, क्योंकि चॉकलेट छोटा सा है, लेकिन अगर मान लो तुम्हें पानी पूरी खाना है, गोलगप्पे खाना हो तो इतना बड़ा है, बिना मुंह खोले तो खा ही नहीं पाओगे। यानी जहाँ मुंह खुला है उस तरफ की संख्या बड़ी है, जहाँ मुंह बंद है उस तरफ की संख्या छोटी है। ठीक है, ये हमारी वास्तविक संख्या के क्रम संबंध का गुणधर्म था। उसके बाद देखो हमारे पास ऋण संख्याओं का वर्गमूल। देखो अभी देखो ये हमें पता है कि अगर कोई संख्या है, मान लो जैसे a है, करनी में a बराबर b, तो हमें इसका मान निकालना, तो हम क्या करते हैं, इसकी करनी हटाना है तो हम क्या करते हैं वर्ग ले लेते हैं ना, तो इसका वर्ग लिए तो a हो गया और इसका वर्ग लिए तो b वर्ग हो गया। तो यानी कि अगर करनी में 5 जो है x के बराबर है तो x वर्ग बराबर 5 हो जाएगा, ये हम जानते हैं। तो वास्तविक संख्या का वर्ग लेकिन हमेशा क्या होता है, ऋणेतर संख्या होती, जो वास्तविक संख्या होती है उसका जो वर्ग होता है वर्ग, वो हमेशा ऋणेतर संख्या मतलब ऋण नहीं आएगा, बाकी प्लस से,
मगर ज़ीरो भी आएगा। देखो यहाँ पे ऋणेतर, ऋणेतर का अर्थ क्या हुआ जान रहे हो? ये जैसे तुम्हारी ये संख्या रेखा ये ज़ीरो है, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हें पता माइनस होती है और यहाँ पे प्लस की संख्या होती है, यहाँ पे माइनस। देखो ऋण यानी माइनस और तर यानी पार कर जाना, यानी माइनस को पार कर जाना। तो माइनस को पार किए तो पहले आया ज़ीरो और फिर आई प्लस की संख्या, यानी कि उसमें ज़ीरो भी आ सकता है और धनात्मक संख्या भी आ सकती है। और अगर धनेतर बोल दिया तो यानी धन को पार कर जाना, यानी धन संख्या छोड़ दिए, उसको पार किए तो पहले आया ज़ीरो और फिर आया माइनस की संख्या। लेकिन यहाँ पे क्या बोला, जो वास्तविक संख्या होती है उसका वर्ग जो होता है वो हमेशा ऋणेतर संख्या होती है। इसको नोट करके लिखना, बाकी ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, मगर ये जरूर लिखना नोट, ठीक है। तो वास्तविक संख्या का वर्ग हमेशा ऋणेतर संख्या होती है, तुम्हारा पहला नोट। यानी किसी भी वास्तविक संख्या का वर्ग ऋणात्मक नहीं होता है, ठीक है, माइनस में नहीं होता है। ऋणेतर यानी माइनस में नहीं होता, ज़ीरो हो सकता है और प्लस में हो सकता है। लेकिन क्या बोला, देखो यहाँ पे अगर मान लो वर्गमूल में -5 है तो इसका वर्ग क्या हो जाएगा, सिर्फ -5। तो यानी कि ये वास्तविक संख्या नहीं है, यानी ऋण संख्या का जो वर्गमूल होता है वो वास्तविक संख्या नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जो वास्तविक संख्या का वर्ग जो होता है वो हमेशा ऋणेतर संख्या होती है, यानी ऋणात्मक नहीं होती है, ज़ीरो और प्लस में होती है। लेकिन अगर मान लो यहाँ पर तुम्हें करनी में -5 दिया है तो इसका अगर हम वर्ग निकालते तो हमको आंसर क्या मिलता, -5। लेकिन वास्तविक संख्या का वर्ग ऋणेतर संख्या होती है, इसका मतलब यह वास्तविक संख्या नहीं है। इसलिए ऋणात्मक वास्तविक संख्या का वर्गमूल वास्तविक संख्या नहीं होती है। ये हमारा दूसरा पॉइंट, ठीक है। अपने नोटबुक में तुम्हें ये नोट करके लिखना है, ये पहला पॉइंट और ये जो है दूसरा पॉइंट, ये दोनों नोट करके, बाकी ज़रूरत नहीं, दोनों को नोट करके लिखना। ये सब पॉइंट्स ध्यान रखना क्योंकि सवाल हल करते समय इनकी ज़रूरत पड़ती है। ये तुम्हें 10th में भी ये सब नोट्स के काम आएंगे, इसके लिए ये सब नोट्स को ध्यान में रखकर हमेशा रखना और लिखना। तो ये हमारा जो है वास्तविक संख्या में अपरिमेय संख्या के गुणधर्म के बारे में हम लोग पढ़े। अब हम जो है प्रश्न संग्रह 2.2 अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।